एक्सक्रीशन। देखिए, हमारी बॉडी से आपने देखा होगा बहुत सारे वेस्ट जो है वो बाहर निकलते हैं, एंड ऑल दीज वेस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर इनका रिमूवल हमारी बॉडी से नहीं होता, so you people will be able to understand that how much toxic these waste will become, because these waste, most of these will be there in the blood। इसमें से बहुत सारे जो है वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं और पूरी बॉडी में ये ब्लड ट्रेवल करता है। आपकी बॉडी में इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है बच्चों कि अगर ये बाहर ना जाए तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होता होगा जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती। What they will have to do? They will have to go for the hemodialysis। आपको ये पता है, आप में आपकी बहुत सारे कुछ पहचान वाले फैमिली मेंबर्स या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ में इस तरह की सिचुएशन बनती है। हमारा जो अगला जो टॉपिक है जो आज हम इस क्लास 11th एनसीईआरटी में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन। इसमें ये देखेंगे कि ना केवल आप लाइक ह्यूमंस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव और टू एक्सक्रीट आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना। ऐसे और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट फिश, सो फिश जो है वो भी एक अलग तरह का एक्सक्रीशन या एक अलग तरह के वेस्ट मटेरियल का रिमूवल अपनी बॉडी से करती है। बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के पास में कुछ और ही वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, है ना। एम्फीबियंस, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है बच्चों, उन्हीं के बारे में हम आज इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में एक्सक्रीशन का मतलब होता क्या है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है हमारी बॉडी से बहुत सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, देखिए ये शब्द आप याद रखिएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमने इसको यहां पे कहा है ना। तो इसका जो प्रोसेस है रिमूवल, क्योंकि ये बना क्यों है, ये बना है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। बच्चों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस यहां पे होती है। देखिए एक प्रोसेस में आपको याद दिलाता हूं, आपने ये प्रोसेस पढ़ी है कि जब भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो एटीपी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है, विच इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। ये हमने पिछली कई सारी क्लासेस में या फिर इससे छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा। जब ये एनर्जी का प्रोडक्शन यहां पे होता है तो साथ ही साथ कुछ वेस्ट मटेरियल का भी प्रोडक्शन यहां पे होगा। देखिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके साथ में CO2 का प्रोडक्शन भी यहां पे होगा, है ना। और ये सारा जो प्रोसेस है, देखिए ये कहां से आया, या ये आया है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये आया है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, बल्कि ये आया है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर ना जाए, ये जैसे आपकी बॉडी में देखिए हमारे ह्यूमंस के अंदर हम एक अलग तरह का वेस्ट मटेरियल देखते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिया, है ना। इस यूरिया के रिमूवल के लिए हमारे पास में एक अलग ही सिस्टम है ना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसमें जो जैसे वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस इसी प्रोसेस से हम वेस्ट मटेरियल को, एक्सक्रीशन से वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, बिकॉज दैट विल बी ऑफ नो यूज, और वो हमारे लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो जरूरी है कि उस वेस्ट का रिमूवल वहां पे हो जाए। लेकिन वेस्ट का रिमूवल करेंगे कैसे? आपको जरूरत है कि आप अपने इस ब्लड को क्या कर दें, इस ब्लड को कर दें फिल्टर। लेकिन फिल्टर करने के लिए यू विल नीड अ काइंड ऑफ प्यूरिफाइंग सिस्टम, है ना। और वो आपके पास है, नेचर ने आपको बहुत ही महंगा एक सिस्टम दिया है
जो आपके ब्लड को लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी संडे के, वो लगातार फिल्टर करते जाता है। बस जरूरत ये होती है कि आपको आपके उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमेशा ध्यान रखना होगा, है ना। कैसे ध्यान रखना है, उसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, बस आपको समय समय पर उसको पानी से हाइड्रेटेड रखना है ना। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है, उसको यहां से निकालने की प्रोसेस ही एक्सक्रीशन है। कई सारे एनिमल्स में अलग अलग तरह का वेस्ट मटेरियल होता है। इसमें हम देखिए अमोनिया का रिमूवल करते हैं, हाँ, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कई सारे आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ऐसे कई सारे सॉल्ट, आयंस और वेस्ट हम हमारी बॉडी से इस सिस्टम से, सिस्टम कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी मदद से हम हमारी बॉडी से ब्लड को फिल्टर आउट करके वहां से रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अभी हमने समझी कि बहुत सारी एक्टिविटीज में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपस में मिलती हैं, कई सारी चीजें टूटती हैं और वो कई नए प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाती है। उसी के कारण हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस, ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, ये जो एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यही क्या है बच्चों, यही है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, आगे इसके लिए चलते हैं और समझते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। ऑस्मो रेगुलेशन, देखिए किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे कर रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वो वहां पे करने की कोशिश करती है। और आपके ब्लड में से, देखिए ब्लड में है क्या, ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और एक वहां पर लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसका रिमूव, इसी का फिल्ट्रेशन हमें खास तौर पे करना होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी में इस वेस्ट, जब भी जो वेस्ट मटेरियल है वो आकर कहां मिल जाते हैं, इस ब्लड के अंदर। क्या आकर मिले हैं, वेस्ट मटेरियल, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल है, वो सारे के सारे आकर आपके ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कई बार हम बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों के कारण बहुत सारा वेस्ट या कहें बहुत सारी चीजों को पानी में विसर्जित कर देते हैं, है ना। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी जा कहां रहा है या फिर उसको फिल्टर करने वाला है कौन। वैसे ही कुछ आपके सेल्स भी करते हैं, जैसा हम लोग करते हैं कि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल उस ब्लड में, जैसे रिवर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वैसे यहाँ पे ब्लड में कर दिया जाता है। और ब्लड का पीएच, देखिए यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा इसके पास में, इसके पास कई तरह का एसिड आ जाएगा, कई तरह के सॉल्ट आ जाएंगे, है ना। और ये हार्मफुल आपकी बॉडी के लिए हो सकते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको करना है इनको रिमूव। कैसे करेंगे, एक अपने आप होने वाली एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस। और ये होती है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वही इन सारी चीजों का कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन करेगा, बाकी की सारी बेकार की चीजों को उस ब्लड से निकालकर आपके शरीर से बाहर पहुंचा देगा। यही है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और इससे हो जाएगा आपकी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन। इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलेशन, कितना पानी जरूरत है, कितने पानी को बाहर पहुंचाना चाहिए। अभी आज तो पानी पिया ही नहीं है तो फिर कम पानी पहुंचाना चाहिए ना। गर्मी का मौसम है, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत लगेगी क्योंकि पसीने में भी तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जा रहा है ना। तो ऐसे कर आपकी बॉडी के अंदर एक मैनेजमेंट वहां पे होता है विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द थिंग और मैनेज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। और ये मैनेजमेंट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम की मदद से कर पाता है। इसमें न केवल आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, अब उसी को समझेंगे। देखिए यहां पर ये ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी में जितने भी सॉल्ट और वाटर वहां पे प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसी बेसिस पे उसको मेंटेन रखें। ना तो ये सॉल्ट बहुत ज्यादा एक्सेस में होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम। There should be a limit, there should be a fixed amount of this salt which should be there in the body.
है ना। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिजम्स जब हम कंपेयर करें कि वो कैसे वो अपनी बॉडी में ये ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स दो तरह के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेटर्स और दूसरा जो है ऑस्मो कन्फर्मर्स। मतलब अब इसमें होने क्या वाला है, ऑस्मो रेगुलेटर्स है ना, देखिए ये कुछ ऐसे एनिमल्स है विच विल एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंडीशन। ये क्या करेंगे, ये पूरी तरह से ऑस्मोटिक कंडीशन जो है वो अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद में ये ऑस्मोलैरिटी अपनी बॉडी में मेंटेन करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, जो भी इनके आसपास या फिर इनकी जो सराउंडिंग है उससे कंपेयर करते हुए अपनी बॉडी के अंदर ये सारा कहना चाहिए जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन रखते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म यू विल बी एबल टू सी मोस्टली इन द saline water and fresh water too। दोनों जगहों पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और हैगफिश। दूसरा ऑस्मो कन्फर्मर्स की हम लोग अगर बात करें तो ये अपनी बॉडी का इंटरनल ऑस्मोलैरिटी जो है वो अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से आसपास के मीडियम के हिसाब से ये मेंटेन करते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि शार्क, रे फिश। देखिए अब ये कहां पर है, दे आर सलाइन, दे विल बी फाउंड इन सलाइन वाटर, है ना। ये पूरी तरह से मराइन मतलब समुद्र में मिलने वाले ऐसे जीव जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हम उनको बोल सकते हैं। अब ये तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात की है ना। बहुत सारे, अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं अगर आप उनसे पूछेंगे दे विल बी एबल टू टेल यू कि ये दोनों तरह की मछलियां जो है वो ना केवल उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बल्कि वो एक टेस्ट भी उनके लिए अलग होता है। आप बहुत सारे जो नॉनवेज खाने वाले या नॉनवेज जो पसंद करते हैं, अगर आप उन लोगों से इस तरह की बात पूछेंगे तो वो भी आपको इस बारे में जवाब देंगे। यहां पर रेगुलेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से वेस्ट मटेरियल, है ना। तो उसी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे, वाटर एंड सल्यूट रेगुलेशन इन द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर में किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी में इस सॉल्ट और वाटर का एक मेंटेनेंस जो है वो हमारी बॉडी में कर पाएंगे। किस तरह से ये होगा वो हमको यहां पे समझना है। इसमें देखें कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आइनोसाइट, है ना। आइनोसाइट या फिर कहें क्लोराइड सेल्स जो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म विच विल बी देयर इन द फ्रेश वाटर, है ना। आप लोग पानी में नहीं है तो जैसे कि कोई मछली है उसके गिल के मेम्ब्रेन में ये आइनोसाइट या क्लोराइड सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं और ये लगातार उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी में Na और Cl का एक बैलेंस जो है वो यहां पे मेंटेन करते हैं। वाटर एंड द सल्यूट रेगुलेशन इन द मराइन एनवायरनमेंट, है ना। देखिए वहां पर क्या है, अभी फ्रेश वाटर में तो हमने देखा कि आइनोसाइट सेल्स है वहां पर, है ना, वो उनको मेंटेन करने में मदद कर देंगे। लेकिन यहां पे क्या है, मराइन वाटर में क्या है, तो टू कंपनसेट दिस वाटर लॉस, अभी देखिए क्या होगा कि सॉल्ट वहां पे ज्यादा है ना। सॉल्ट अगर ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में हमको ये देखने को मिलता है कि आप किसी अंगूर को ऐसे पानी में रख दीजिए जहां पर नमक ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो सेल जो है या वो अंगूर जो है वो श्रिंक होने लगेगा। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, हमने उस अंगूर को जब उसमें रखा
तो उसमें एक चीज जो बड़ी गौर करने वाली है वो ये कि इसके अंदर यहां पर इस अंगूर के अंदर जो वाटर पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा कम है ना, या फिर कहें कि ज्यादा है कि कम है ना। देखिए यहां पर क्या है कि ये ऐसी कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि जब आपने उस अंगूर को वहां पे रख दिया है बच्चों, तो अंगूर के बाहर नमक ज्यादा है। इसमें देखिए यहां पे सॉल्ट भी है ना, सॉल्ट और वाटर दोनों इसमें पानी में हमने इस पानी में नमक घोल दिया और बहुत सारे कंसेंट्रेशन में। तो क्या होगा कि बाहर पानी है तो, लेकिन क्या है NaCl या फिर सॉल्ट यहां पे ज्यादा है, और पानी का कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा इस सेल के और बाहर पोटेंशियल पानी का कम है। तो हमको पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करता है। वैसे ही इस सेल में क्या होगा कि सारा का सारा पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, और जब ये पानी बाहर आएगा तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा श्रिंक। हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम ऐसे पानी को कहेंगे। वैसे ही कुछ इन ऑर्गेनिजम्स के साथ में हो रहा है बच्चों कि ये जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं इनके आसपास बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, एक्सेस में सॉल्ट यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। और इतने सारे सॉल्ट मतलब क्या है कि इनकी बॉडी से पानी बाहर जाएगा, और इस पानी को मेंटेन रखने के लिए, इस वाटर लॉस को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करेंगे, इनको पानी जो है वो पीना पड़ेगा, है ना। वाटर और सल्यूट रेगुलेशन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब जमीन पर रहने वालों के साथ में अब क्या होगा, जमीन पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी से भी पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, और इससे वाटर का लॉस वहां पे हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए क्या करना होगा, उनको पानी लगातार पीते रहना होगा, और जो भी वो फूड ले रहे हैं दैट शुड ऑल्सो कंटेन मॉइस्चर इन इट, है ना। देखिए जैसे गर्मी के सीजन में फ्रूट्स जैसे आते हैं, है ना, ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं बच्चों हम लोगों को वो खाना ही चाहिए। और आपको बहुत सारे आपके जो बड़े हैं वो भी आपको ये चीज समझाते रहते हैं कि हमें जो सीजनेबल जो फ्रूट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो हमारी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। अगर ये सारे फ्रूट्स अगर आप डाइट में इंक्लूड करते हैं, आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड बनी रहती है, आपकी बॉडी हमेशा पानी से भरी हुई रहेगी। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग अंगूर, संतरे, तरबूज और भी बहुत सारे फल जो हैं वो वहां पर खाते हैं, तो उसमें भी मॉइस्चर है, और खाकर और पीकर यू विल बी एबल टू कंपनसेट द लॉस। बिकॉज देखिए धूप उस समय पे ज्यादा होगी, धूप इस समय पे ज्यादा है, और इसके कारण क्या होगा, आपकी बॉडी से जो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट होगा। क्या इवेपोरेट हो रहा है, वाटर यहां पे इवेपोरेट हो रहा है। और जब ये वाटर इवेपोरेट होगा और अगर आप पानी पी नहीं रहे हैं तो क्या होगा, उसके कारण आपकी बॉडी में आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए यू विल हैव टू ड्रिंक वाटर, यू विल हैव टू ईट मॉइस्ट फूड ऑल्सो, है ना। तो ये हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में इस तरह की चीजें देख पाते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर कंजर्व अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से करते हैं। जैसे यहां पे कैंगरू की बात अगर हम करें, सो इट विल बी एबल टू रेगुलेट, इट विल बी एबल टू रिकवर अराउंड 90% ऑफ द वाटर लॉस बाय यूजिंग द मेटाबॉलिक वाटर। ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में
कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से करेगा, या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो पानी यहाँ से बाहर जाने वाला था उस पर ये कंट्रोल करेगा। इनकी बॉडी में वैसोप्रेसिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब आपको ये पता है, आपने वैसोप्रेसिन के बारे में पढ़ा है, इसलिए यू पीपल नो अबाउट दिस थिंग कि वैसोप्रेसिन जो है वो आपकी बॉडी में वाटर का लेवल या आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए पानी अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देता है ना। और इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है या हार्मोन जो है वो इस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा मदद यहां पे करता है। ये थी कैंगरू की बात। वैसे ही अगर हम कैमल की बात करें, सो दिस कैमल इज हैविंग सम स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज इन इट, जो कि क्या करते हैं, जो कि यूरिया को अपने टिश्यूज में क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। और ये डिपेंड करता है, देखिए जब भी वो पानी पिएगा तो वो अपनी बॉडी से यूरिनेट कर पाएगा, और जब उसकी यूरिन बाहर आएगी ना बच्चों, तो आप देखिए, आप कभी किसी ऊंट के पास में जाइए, आपके सारे परफ्यूम, आपके सारे इत्र, आपके सारे डिओ जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, बिकॉज दिस यूरिन ऑफ कैमल इज रियली गोइंग टू स्टिंक। बहुत ज्यादा गंदी बदबू जो है वो उसके पास से हमको देखने को मिलती है। वैसे ही घोड़े के पास में या फिर जो इस तरह के जो जानवर जो होते हैं उनके पास में एक अजीब सी स्मेल इसीलिए आती है क्योंकि उनकी बॉडी में उसी तरह का वेस्ट जो है वो यहां से बाहर आ रहा है। और कौन सा वेस्ट आ रहा है, देखिए यहां पे कैमल की बॉडी से यूरिया आ रहा है। तो ये यूरिया शरीर से बाहर जाने के लिए हम लोग देखेंगे कि वहां पर पानी की जरूरत ज्यादा होगी, इसीलिए वो एक ही बार में सारा पानी पिएगा और फिर उसी के बाद में वो यूरिनेट करेगा भी। क्योंकि देखिए जब वो रेगिस्तान में है, वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, तो जब वो रेगिस्तान में है तो पानी अवेलेबल उसके लिए होगा नहीं, और इतना सारा यूरिया जाएगा कहां पर, वो टिश्यू में स्टोर कर लेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी पानी उसको अवेलेबल हो जाएगा, तब वो यूरिनेट करके इस सारे वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल लेगा, है ना। मतलब दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक चैम्बर इनसाइड देयर बॉडी जिसमें ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर देंगे, और वो इधर उधर अपनी बॉडी में घूमने नहीं देगा। बिकॉज इफ दिस काइंड ऑफ वेस्ट will move in the body, then really it is going to be harmful for that organism, है ना। इसीलिए उनके पास में ये कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज वहां पे हमको देखने को मिलेंगे जो इस वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन, मतलब यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल के बारे में हम यहां पे देखेंगे। और ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो देखिए इसमें अलग अलग क्यों है, क्योंकि उन सभी का जो नेचर है या जो हैबिटेट है, पहली बात तो वो अलग है। दूसरा, इसी के कारण उनकी बॉडी से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल अलग है। और ये जो एनिमल है वो एक दूसरे ही तरह का वेस्ट मटेरियल यहां पे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर हैबिटेट अलग होगा तो उनकी बॉडी को कुछ अलग तरह से अडॉप्ट करना होगा। आपने अडॉप्टेशन के बारे में सुना होगा। और अलग अलग तरह के अडॉप्टेशन को शो करने के लिए उनकी बॉडी में एक अलग तरह के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और यह अलग तरह का सिस्टम उनकी बॉडी में अडॉप्टेशन के कारण डेवलप होगा। और इसी के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में यू विल बी एबल टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल। और ये वेस्ट मटेरियल होगा अब मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म या यूरिकोटेलिज्म। ये तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हुए। कौन से? मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। अब ये एक्चुअल में है क्या, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है और ये क्यों हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? देखिए, जो ऑर्गेनिज्म यहां पर अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा, अगर ये अमोनिया का प्रोडक्शन करता है, इट विल बी कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा, दैट विल बी कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। अब
दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो यूरिया का प्रोडक्शन करता है तो वो यूरियोटेलिज्म कहलाएगा। तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो है यूरिकोटेलिज्म, मतलब ये यूरिक एसिड अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हुआ ना 3 तरह का वेस्ट। यहां पे अमोनिया सिक्रीट आउट करने वाले, ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया। तो अगर अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वो अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। अगर यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है तो वो यूरियोटेलिज्म कहलाएगा। अगर उसकी बॉडी से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हो रहा है बच्चों, सो दैट विल बी कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म, है ना। इस तरह से हमको ये देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो ये अलग अलग तरह का वेस्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये सारे ही तरह के वेस्ट नुकसानदायक तो है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है। अब हम उसके बारे में एक बार बात करते हैं। इसको पूरे को हम यहां पर डिवाइड कर दें और अब समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, वाटर रिक्वायरमेंट, इस बेसिस पे हम देखेंगे और लास्ट में देखेंगे उनके एग्जाम्पल जो ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूरिया का एक्सक्रीशन करने वाला कौन सा है, और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा कहलाता है। उसी के बारे में यहां पे हम बात करते हैं। टॉक्सिसिटी, तो देखिए सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो उसी को हम यहां पे समझ लेते हैं, है ना। लेकिन देखिए टॉक्सिसिटी की बात हम लोग किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे कि वो कितना टॉक्सिक है, वाटर रिक्वायरमेंट उसको कितनी है। साथ में एक पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि व्हाट अदर थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन दैट ऑर्गेनिज्म। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट, फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, और लास्ट में देखेंगे टॉक्सिसिटी के बारे में कि वो कितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, है ना। तो देखिए अमोनिया को अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से रिमूव करता है या एक्सक्रीट आउट करता है, सो दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, अमोनोटेलिज्म, है ना, अमोनिया के लिए। तो इसको हम देखेंगे कि इनको जो है, इन ऑर्गेनिजम्स को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इस अमोनिया को रिमूव करने के लिए। यूरिया को रिमूव करने के लिए इनको थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू द अमोनोटेलिजम्स, है ना। फिर तीसरा यूरिक एसिड अगर इनको रिमूव आउट करना है तो इनको पानी की जरूरत सबसे कम है ना। ये एक 3 एरो का मतलब है ज्यादा, 2 का मतलब है कम, और 1 का मतलब है सबसे कम। वैसे ही इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, तो ज्यादा पानी इनको लगाए तो इनको एनर्जी जो है वो कम लगेगी। इन यूरियोटेलिज्म के लिए हम देखेंगे कि इनको एनर्जी एवरेज लगती है, और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च होगी। उसके बाद में टॉक्सिसिटी, कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है आपका अमोनिया। इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही सबसे ज्यादा खतरनाक आपकी बॉडी के लिए हो सकता है। तो टॉक्सिसिटी में जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक हमको यहां पे देखने को मिलेगा। दूसरा, ये दूसरे नंबर पे आता है यूरिया या फिर यूरियोटेलिज्म ऑर्गेनिजम्स। फिर इनको वैसे ही
सबसे कम। तो ये बात हुई बच्चों उन ऑर्गेनिजम्स की जो अलग ही तरह का वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर रहे हैं। देखिए हमने क्या समझा इसमें, अमोनोटेलिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, इनको पानी की जरूरत कितनी है उसको रिमूव करने के लिए, और एनर्जी की जरूरत यहाँ पे कितनी होगी, और टॉक्सिक कितना ज्यादा होगा वो। वैसे यूरिया जो है वो रिमूव करने वाला क्या कहलाए, यूरियोटेलिज्म, और यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले यूरिकोटेलिज्म। ये तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हुए, है ना। पानी की जरूरत अमोनिया को रिमूव करने में सबसे ज्यादा, यूरिया को उससे कम, और सबसे कम यूरिक एसिड को। एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिमूव करने के लिए अमोनिया को सबसे कम, यूरिया को एवरेज, और सबसे ज्यादा यूरिक एसिड को रिमूव करने में। टॉक्सिक सबसे ज्यादा कौन है, अमोनिया, फिर यूरिया, और आखिर में यूरिक एसिड, है ना। तो अब ये हमको समझ में आ गया। अब देखना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो इनको रिमूव करेगा। अब देखिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पानी की जरूरत जिनको सबसे ज्यादा, तो ये पानी में ही रहते होंगे। इसमें तो ह्यूमंस आ जाएंगे, इसमें तो ह्यूमंस आ जाएंगे, और यहाँ पे बर्ड्स आ जाएंगे। तो अभी हाल देखते हैं कि कैसे ये डिवाइड हुए हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये क्या है, ऐसे एनिमल्स विच रिमूव, विच एक्सक्रीट, क्या एक्सक्रीट करते हैं बच्चों, अमोनिया। ये अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले हैं, है ना। दे विल बी कॉल्ड अमोनोटेलिक, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं अमोनिया के फॉर्म में, और डिफ्यूज कर देते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग में, आसपास की सराउंडिंग वाटर में, दे विल बी कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। देखिए मैंने वही कि इन्हीं के आसपास सबसे ज्यादा पानी है बच्चों। तो फिश जो है इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर जो इनके साथ में जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, दे विल बी व्हाट, दे विल एक्सक्रीट अमोनिया। और देखिए हमने यही तो देखा था कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है ना। और ये जो है ये ज्यादा टॉक्सिक भी है। तो क्या इन ऑर्गेनिजम्स को खाना सही है, क्योंकि ये इस तरह का वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट सम पीपल विल से कि आप बायो पढ़ाएं, खाने की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो चलिए उसी के बारे में बात करें, और देखें कि इसमें और भी कई सारी फिश जो है वो अमोनिया ही अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है। इनके एग्जाम्पल्स और कौन से हो सकते हैं, तो देखिए जितने भी टिलोस्ट है या जो बोनी फिश जो है वो इसी का रिमूवल करती है। बहुत सारे एम्फीबियंस जैसे कि टेडपोल, ये भी अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी, जी हाँ इंसेक्ट्स भी आपको पानी में देखने को मिलेंगे, तो वो भी अमोनिया का एक्सक्रीशन अपनी बॉडी से करेंगे, और इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, अमोनोटेलिक, है ना। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, याद रहेगा मुझे लगता है आप सभी को। तो ये बात हुई अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की। अब बात कर लेते हैं यूरिया का एक्सक्रीशन करने वाले यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का, है ना। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर पहुंचा रहे हैं वो है अमोनिया, है ना। अमोनिया इनकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यहाँ पे बनता है, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। बनता तो क्या है, अमोनिया, लेकिन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, यूरिया के अंदर, और उसी को फिल्टर आउट करके अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं किडनी की मदद से। फिल्ट्रेशन किसकी मदद से चल रहा है, ये फिल्ट्रेशन किसकी मदद से चल पा रहा है, किडनी की मदद से, है ना। और ये ऑर्गेनिजम्स होंगे मैमल्स, मैमल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि इसमें बोनीफिश जो है कुछ स्पीशीज, उसकी भी यहां पर वो भी यूरिया का ही एक्सक्रीशन कर रही है।
इसमें हम लोगों ने क्या समझा था, इसमें हमने समझा था कि इनको लेस वाटर की जरूरत है एज कंपेयर टू अमोनोटेलिक। किससे बच्चों? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म से कम पानी इनको चाहिए, और इसी अमोनिया से, है ना, लेस टॉक्सिक, इसको बोलना चाहिए लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया जो है वो थोड़ा लेस टॉक्सिक है। टॉक्सिक तो है ना, इसीलिए तो लोगों को अब किडनी खराब होने के बाद में डॉक्टर्स के पास में जाना होता है अपनी बॉडी को, अपने ब्लड को फिल्टर आउट कराने के लिए, है ना। तो वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या है? सारे के सारे मैमल्स, है ना, इंसान भी इसमें आ गए, सारे मंकी या जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड है, दे विल कम्स अंडर दिस कैटेगरी। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी इसी तरह के वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर पहुंचाते हैं। मराइन फिश विल आल्सो एक्सक्रीट द सेम थिंग। अब देखें कि जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे, रिमूव आउट करेंगे अपनी बॉडी से, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, राइट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में वो यहां पर निकाल रहे हैं। किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में, फ्रॉम फॉर्म ऑफ पैलेट। किस फॉर्म में निकाल रहे हैं बच्चों? पैलेट के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में। अब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में ये अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। इनको मिनिमम हम देखते हैं कि इनको पानी की जरूरत बहुत कम है, और इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे बाहर आ रहा है उसको भी पानी की जरूरत कम है ना। ये लेस टॉक्सिक भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, दे विल बी कॉल्ड यूरिकोटैलिक। और आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपने इसी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए बर्ड्स जो है, अब यूरिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा लेस टॉक्सिक, सबसे कम पानी में रिमूव हो जाने वाला जो बोलना चाहिए कि वेस्ट मटेरियल है, लेकिन इसको रिमूव आउट करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा एनर्जी लेता है। अमोनिया कम एनर्जी लेता है, यूरिया जो है वो उससे कम, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा एनर्जी इसमें खर्च होगी इस तरह के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर पहुँचाने में। अब यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों कि कौन है ऐसे ऑर्गेनिजम्स बर्ड्स के अलावा। सो रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स विल ऑल्सो एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद में बर्ड्स तो आपने देख ही लिया, साथ ही साथ कुछ स्नेल्स की प्रजाति जो है, दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, दे विल ऑल्सो एक्सक्रीट द सेम थिंग। और लास्ट में आते हैं आपके प्यारे इंसेक्ट्स, है ना। अब देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं जिनसे ये वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। देखिए हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात की है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, है ना। और यही वेस्ट मटेरियल जो है बच्चों वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि इनके पास में सभी तरह के ऑर्गेनिज्म है, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म के पास में एक अलग ही तरह का ऑर्गन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो उनकी बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे फ्लेटवर्म है, एनिलीड्स है, और सेफेलोकॉर्डेट्स जो है, इनके पास में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, या फिर कहें कि फ्लेम सेल्स होते हैं, है ना। उस फ्लेम सेल की मदद से ये सारे ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट कर देते, तो ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। वैसे ही अर्थवर्म और बाकी के एनिलीड्स जो है उनके पास में यहाँ पे नेफ्रिडिया पोर है ना। तो विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया दे विल एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो इनका नेफ्रिडिया वेस्ट रिमूवल ऑर्गन हो गया। इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, इनके पास में मेल्फेजियन ट्यूब्यूल होता है बच्चों, और उस मेल्फेजियन ट्यूब्यूल की मदद से अपनी बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट या एक्सक्रीट आउट कर देता है।
आखिर में आप लोग मैमल्स, और हमारे पास में है सबसे महंगा ऑर्गन किडनी, है ना, और इसी की मदद से वी विल बी एबल टू रिमूव, वी विल बी एबल टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए यूरिया साइकिल की बात कि भैया यूरिया जो है हमारी बॉडी से रिमूव होता है। मैमल्स हैं हम लोग, तो हम लोग खास तौर पर मैमल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैमल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है कि ये यूरिया बना कैसे है। तो हैंसेट साइकिल या फिर देखिए कि जब दो मॉलिक्यूल NH3 के एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलता है तो यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए साइकिल जो है बच्चों वो हम यहाँ पे देखें कि ये इस तरह की साइकिल आपकी पूरी बॉडी में यहाँ पे होती है और इसी से ये यूरिया जो है वो यहाँ पर रिमूव आउट हो पाता है जब आर्जिनेज में यहाँ पे वाटर आके मिलेगा तो ये इसमें से यूरिया का प्रोडक्शन हो जाए।